बात तो सही कही ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी का ट्वीट है, वो कहते हैं कि देखो भैया, आपको समझने की आवश्यकता है कि हमें पैसे बचाने हैं। हम लाइफ लॉन्ग पेंशन नहीं दे सकते हैं, अग्निवीरों को लाइफ लॉन्ग पेंशन नहीं दे सकते, पैसे बचाने की आवश्यकता है। और आज कितना लगेगा सरकार गिराने का? 100 करोड़ रुपए पर एमएलए चलेगा, ये बीजेपी कर रही है। अगर इसको मैं इलेबोरेट करूं और समझाने की कोशिश करूं, और ध्रुव राठी की इस बात को नजरअंदाज हम लोग नहीं कर सकते कि हाँ डील होती है, सारे स्टफ को मैं एक्सप्लेन करूं और कुछ सजेशंस मैं दूंगा, वो भी आप सुनिएगा। आपने अपनी जिंदगी में ऑपरेशन लोटस तो सुना होगा, नहीं सुना तो इत्मीनान से सुन लीजिए। देखो 2004 में जब कर्नाटक में धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब भाजपा ने सरकार गिराने की जो कवायतें, जो कोशिशें की थी, तब से यह शब्द ऑपरेशन जो लोटस है ना, पहली बार चर्चा में आया था। विपक्ष ने भाजपा के जोड़ तोड़ करके विधायकों की संख्या बढ़ाने की कवायद को ही ऑपरेशन लोटस दे दिया था। हालांकि अगर शुरुआत में अगर आप देखेंगे, बीजेपी की तरफ से ही ऑपरेशन लोटस भाजपा के चुनाव प्रचार का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, जिसमें घर घर जाकर के भाजपा की नीतियों के बारे में बताया जाता था। लेकिन बाद में जोड़ तोड़ करने वाली राजनीति, फिर सामने वाले के विधायक को अपने दल में ला करके अब सरकार बनाने वाले फॉर्मूले को ही ऑपरेशन लोटस कह दिया गया। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको यादें ताज़ा करना चाहूं तो यह है कि ऑपरेशन लोटस को लेकर के 5-6 राज्य मैं आपको स्टेट बताता हूं जहां पर ऑपरेशन लोटस को चलाया गया और सत्ताएं गिराई गई। ये तो खैर लोकतंत्र की सबसे अश्लील तस्वीर मैं कहता हूं। कर्नाटक आपको याद होगा, कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष जनता दल के विधायक ने एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। इस तरह कुल 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और इन विधायकों ने बीजेपी से उपचुनाव लड़ा। इनमें से भाजपा के 5 विधायक चुने गए थे और बीजेपी की पलड़ा भारी हो गया था। गोवा में आपको याद होगा, गोवा में कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी जिंदाबाद हो गई वहां पर। ऑपरेशन लोटस। 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा के 109 विधायक चुने गए थे, जबकि कांग्रेस के 114 विधायक चुने गए थे। अब कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में जो निर्दलीय विधायक के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन 1.5 साल बाद क्या होता है ना, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सत्ता का जो संघर्ष शुरू हुआ, सबके सामने शुरू हुआ, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। आखिरकार मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बागी विधायकों में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 14 मंत्री शामिल थे। उसके बाद भाजपा के शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऑपरेशन लोटस इसी का नाम है। उत्तराखंड अगर आपको याद होगा तो उत्तराखंड में एक के बाद एक विधायक बागी होता चला गया। बागी विधायक बाद में जाके भाजपा में शामिल हो गए। दल विरोध का कानून इसमें नहीं लगा था। ऑपरेशन लोटस। अरुणाचल प्रदेश में 2016 में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन में कांग्रेस विधायक चले गए, जिसके बाद वहां सत्ता में बदलाव आ गया था। इसमें कांग्रेस के 42 विधायक भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो जाते हैं। ऑपरेशन लोटस। अब बात ध्रुव राठी ने पैसों की, वो समझाऊंगा। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आप देख लो ना, विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है। तो अभी आपने देखा होगा कि आपको याद दिला दूं कि गुजरात में विधायकों की खरीद फरोख्त में बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। कहा तो खैर अभिषेक मनु सिंघवी ने था, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बात पूरी निराधार है। खर्च होते हैं भाई साहब, ये बस छपते नहीं है अखबारों में। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस विधायक के हवाले से यह कहा जा रहा है कि उसे 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, बन जाइए बागी, आप हमारे पास आ जाइए। यह स्क्रीनशॉट देख के समझ में आ गया होगा। ध्रुव राठी ने जो कहा ना कि कितना लगेगा सरकार गिराने में, 100 करोड़ रुपए पर एमएलए चलेगा। अब देखो, ये जो 100 करोड़ रुपए में चलेगा, ये बात सही गलत छोड़ो, इसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग समझे? फिर सुनिए। हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि घोड़ा बाजार का राजनीति में काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है। पिछले ही साल, अभी मैंने आपको बताया ना, कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में इसकी खूब चर्चा हुई थी। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के सियासी गलियारों में अक्सर ही घोड़ा बाजार की बात होती है। इसके तहत विधायकों या फिर सांसदों को पैसा या फिर पद का लालच दिया जाता है और उसको खरीद लिया जाता है। कीमत सबकी है, लेकिन उचित कीमत लगाने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि अपनी सरकार बनाई जा सके। जब कोई पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है और सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी के विधायकों या फिर सांसदों को तोड़ती है,
वो भी गैर कानूनी तरीके से लालच देकर, तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग तब चलती है जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सौदेबाजी ढंग से होती है, जिसमें दो पार्टियां एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए एक बेहद चालाकी के साथ फैसला लेती है। होटल्स में रुकाती हैं, उसका लाखों रुपए दिन का खर्चा होता है, 12-12, 15-15 लाख होता है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद हमसे और आपसे वसूली हो जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब समझिए, अगर इस शब्द का सीधा सा मतलब अगर होगा तो हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, समझ के। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त करना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ना घोड़े की खरीद फरोख्त, जो कि घोड़ा बाजार में होता है। वैसे घोड़े को खरीदने बेचने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ऐसे करने में कुछ गैर कानूनी काम ना करना पड़े। राजनीति में घोड़े तो होते नहीं, यहां घोड़े का मतलब नेताओं से होता है। जब गैर कानूनी तरीके से विधायकों या फिर सांसदों की खरीद फरोख्त होती है तो राजनीति में उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ध्रुव राठी का 150 करोड़ में कितने में या 100 करोड़ में खरीदा जाएगा, कितने में सरकार करेगी पर एमएलए, उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। इलेबोरेट कर रहा हूं, समझते चली जाइए, नोट्स बना लीजिए। हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इतिहास बहुत पुराना है, इतिहास भी समझ लीजिए इसका। सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल कब हुआ था? 1857 से पहले 1820 में सामने आया था, जब इसका मतलब राजनीति से नहीं था बल्कि सीधे सीधे घोड़े की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ था। उस दौरान घोड़ा पालने वाले और खरीदने वाले के लोग बिल्कुल ही अलग हुआ करते थे, और दोनों के बीच में होते थे कुछ बिचौलिए, यानी कि ट्रेडर, जो कुछ कमीशन लेकर के घोड़ों को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह बेचते थे। वैसे तो ये सारा सामान है, लेकिन इस ट्रेडिंग में धीरे धीरे चालाकियां सामने आने लगी। घोड़े बेचने वाले व्यापारी या बिचौलिया अधिक फायदा कमाने के लिए कुछ चालाकियां करते थे। बता दें कि घोड़े की कीमत काफी अधिक होती है, आपको पता होगा, राजस्थान का चेतक याद है कुछ, इसीलिए उन्हें अमीर लोग ही खरीदते थे। ऐसे में कमीशन भी काफी मोटा मिलता था, यानी कि 1% का भी अगर उलटफेर हुआ तो काफी पैसा जेब में अंदर होगा। देखो, एक फेमस कहानी मैं आपको बताता हूं। पुराने समय में बिचौलिया अरब देशों से घोड़ा खरीद कर लाते थे और उन्हें व्यापारियों को बेचते थे। हर घोड़े के हिसाब से उन्हें कमीशन मिलता था। इतनी दूरी से आते आते अक्सर ही कुछ घोड़े मर जाते थे, तो अपना नुकसान बचाने के लिए जो बिचौलिया हुआ करते थे वो घोड़ों की पूंछ के बाल सबूत के तौर पर ले आते थे। धीरे धीरे इसमें बेईमानी सामने आने लगी और बिचौलिया कम से कम घोड़े लाने लगे और धोखेबाजी करते हुए कुछ घोड़ों की सिर्फ पूंछ के बाल खरीद लेते थे, यानी कि सिर्फ पूंछ के बाल की कीमत में ही पूरे घोड़े का कमीशन उनको मिल जाता और उसकी कीमत उनको मिल जाती थी। एग्जाम्पल दो, समझिए ऐसा कि व्यापारी से बिचौलिए ने 100 करोड़ के लिए पैसे ले, 100 घोड़ों के पैसे ले लिए और डिलीवरी सिर्फ 90 की। उसने कहा कि 10 के पूंछ के बाल मैं आपको दिखाता हूं, 10 घोड़े मर चुके हैं बेचारे, यानी कि 90 घोड़े का कमीशन तो मिल गया जो डिलीवरी की है। जिन 10 घोड़ों की सिर्फ पूंछ के बाल खरीद करके उनका भी कमीशन मिला, उल्टा उन 10 घोड़ों की भारी भरकम कीमत भी बिचौले की जेब में गई। ये बाकी टैक्टिक्स निकल के आ जाती है। आपको याद होगा ना भारत के अंदर अंग्रेज कैसे आए थे। ये वास्को डी गामा भारत आते हैं और यहाँ के राजा बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अच्छा आप आए, कोई बात नहीं, जहाज, इतना बड़ा जहाज, ठीक है, हम आपके पूरे शिप में मसाले भर देते हैं। मसाले भर दिए, पहुंच गए यूरोप में, वास्को डी गामा जाके सेल आउट किया तो 64% गुना उनको मुनाफा मिला। और ये बात पूरे यूरोप में फैल गई। फिर भाई साहब था क्या, आना ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने वेयर हाउस, इसने इंग्लैंड वालों ने, नीदरलैंड, इन सब ने वेयर हाउस खोलना शुरू किया और इस तरह से भारत पर कब्जा होना शुरू हो गया था। ये बात समझिएगा। तो आज की राजनीति से हॉर्स ट्रेडिंग का संबंध बिल्कुल साफ दिखता है। ध्रुव ने बिल्कुल ठीक बोला। उस समय व्यापारी कुछ अधिक फायदा कमाने की नीयत से घोड़े को छुपा दिया करते थे। ऐसे ही इन दोनों दल अपने विधायकों को छुपा के रखते हैं। तब घोड़े को बेचने के लिए एक व्यापारी हुआ करता था और अब घोड़े जिनकी तुलना नेताओं से हो रही है वो खुद ही बिकने को तैयार हैं। हाँ, अगर कोई शख्स कई नेताओं को लेकर के दूसरी पार्टी में किसी लालचवश शामिल हो जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको गैर कानूनी साबित करना बहुत आसान नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। और हॉर्स ट्रेडिंग कब कब हुई थी वो मैंने आपको 5 राज्य मैंने आपको बता दिए, समझ गए। आगे हाथ में इलेक्शन कमीशन की बात कर लेता हूं। इलेक्शन कमीशन को ना थोड़ा अपने ऊपर और बाइपोल इलेक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा नियम को कड़ा करना चाहिए। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, किसी भी नेता को अपने निजी लाभ हानि की वजह से उपचुनाव की नौबत ही क्यों आनी चाहिए, पहले आप मुझे ये बताइए।
क्यों किसी खास इलाके के लोग इस वजह से पैदा होने वाले दुश्वारियों को झेलें, क्यों उस परेशानियों को झेलें? एक सवाल यह भी बन जाता है जो अक्सर उठाया जाता है कि जब मतदाताओं को दो जगह वोट करने की इजाजत नहीं होती है तो फिर नेताओं को दो जगह चुनाव लड़ने की इजाजत कैसे मिल सकती है? इसलिए इस नियम को बदलना बेहद आवश्यक है। पहले 1996 में इसमें बदलाव हुआ करता था। उस समय एक नेता कई सीटों से चुनाव लड़ता था। आज़ादी के बाद से ही ऐसा चला आ रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन का पहला जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे ना, तो 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। अब तो 2 लड़ते ना, मोदी जी गुजरात से और बनारस से लड़के आए थे 2014 में, याद है? वैसे 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर तीनों जगह से चुनाव लड़े और बलरामपुर से ही जीते। 1996 में इस नियम को बदला गया और नए नियम के मुताबिक कोई भी नेता एक साथ 2 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेता क्यों लड़ते हैं? क्योंकि एक माहौल बन सके, और एक बड़ा नेता अगर दूसरी सीट से लड़ेगा तो पूरे क्षेत्र में माहौल बन जाता है। नेताओं का 2 सीट से लड़ना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है दोस्त। पिछले साल यानी कि 2019 में राहुल गांधी एग्जाम्पल ले लो, उत्तर प्रदेश के अमेठी फिर केरल के वायनाड चुनाव लड़े, जीते कहाँ से? वायनाड से। इससे पहले मोदी जी 2014-15 में दावेदारी के तौर पर गुजरात, बनारस, फिर गुजरात के वडोदरा सीट से मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसलिए चुनाव आयोग को निश्चित रूप से एक सुधार करना चाहिए और आवश्यकता है जिससे एक नेता 2 सीट से लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। एक नेता 1 सीट, हर चीज़ एक एक कर रहे हो, ये भी कर लो एक एक। लेकिन इसके साथ ही और भी कई कारण हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। जिनसे उपचुनाव की नौबत आई है ना, अभी उत्तर प्रदेश की 2 और पंजाब की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, बाईपोल इलेक्शन। उत्तर प्रदेश के दोनों सांसदों ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो विधायक हो गए। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, विधायक लोकसभा का चुनाव लड़े, इस पर उपचुनाव की बाईपोल इलेक्शन की नौबत आती, भुगतना आपके क्षेत्र को पड़ता है। इलेक्शन कमीशन को इस सुधार के लिए आवश्यकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी खुद को सुधारना पड़ेगा। ये बात भी डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने खुद भी कई बार कहा है कि उसके पास कोई खास अधिकार नहीं है। हमें तो लगता है सारे अधिकार इनके पास है, लेकिन आयोग ने अदालत में कहा कि उनके पास बहुत कम अधिकार हैं, जिसकी वजह से वे पार्टियों की मनमानी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर भी उनके पास किसी पर कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों ही यह भी कहा कि उसके पास पार्टियों की मान्यता खत्म करने का अधिकार भी नहीं है। सवाल यहाँ पर दोस्त ये बन जाता है कि पार्टियों की मान्यता खत्म करने या फिर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की उम्मीदवारी खत्म करने का अधिकार आयोग को क्यों चाहिए? आयोग के पास जितने अधिकार हैं उस पर उसका भी अगर तटस्थ तरीके से और निष्पक्ष होकर के इस्तेमाल कर लिया जाए तो गड़बड़ियों और प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने थे, उस समय तो आयोग के पास भी तो कम अधिकार थे, लेकिन शेषन ने उस सीमित अधिकार का इस्तेमाल करके बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई थी। याद है टीएन शेषन रहे पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल के हिसाब से चुनाव की तारीखों को तय करने, उसके हिसाब से चुनाव का शेड्यूल करने और तैयार करने, सत्तारूढ़ नेताओं दल के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के विपक्षों ने आरोप लगाए हैं। ये तो आपको याद होंगे। चुनाव के दौरान केंद्र जांच एजेंसी विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करती है और आयोग मूक दर्शक बना रहता है। इसीलिए अधिकारों की मांग से पहले खुद चुनाव आयोग में सुधार की आवश्यकता है। आयोग अपने को बदले और एमसीक्यू टाइप तरीके से काम करना बंद करे, है ना? आप सिर्फ ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते ना। आपके सीमित अधिकार है, तो अधिकार तो 90s में भी थे। टीएन शेषन ने कैसे काम कर लिया? ये वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों को पहुंचाइए, बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।